Hello everyone, I'm Suman Ban. Here we'll be discussing about carbon hardening case hardening heat treatment process. First, we recapitulate heat treatment process, surface hardening process, case hardening process, carbonizing process. After that, we will discuss about carbon hardening case hardening heat treatment process. The heat treatment process impart high mechanical properties to steel parts and tools for sophisticated applications. Heat treatment is a very important tool by which we can alter the properties of steel easily. The same steel can have a very wide range of mechanical properties if subjected to different heat treatment. So heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get to the desired combination of properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग हीटिंग एंड फिर जब कूल करते हैं ड्यूरिंग कूलिंग रेट ऑन स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग कूलिंग और इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट एंड एलॉइंग एलिमेंट्स। तो मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं और उसमें जो कार्बन कंटेंट को ऐड करते हैं उसका इफेक्ट होता है और एलॉइंग एलिमेंट जो ऐड करते हैं उसका इफेक्ट होता है। वो सारा इफेक्ट को अभी हम लोग देखेंगे। ये एक स्टील का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ स्टील at room temperature. Consider 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टील का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या हुआ, हीटिंग एंड कूलिंग टू गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तब इसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर तक जब हीट करते हैं 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो पर लाइट फेज जो कि रूम टेम्परेचर पर लाइट है, ये 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। और जब इसका हीट हम ऐड करते हैं फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड में 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो फेराइट प्लस कार्बाइड ये दोनों जो है ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, परलाइट परलाइट प्लस फेराइट प्लस कार्बाइड 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर में ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाता है। तो एक टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर, और इसको इस टेम्परेचर पर हाफ एन आवर स्टील को होल्ड कर देते हैं, हाफ एन आवर होल्ड कर देते हैं, जिसको सोकिंग पीरियड कहते हैं। अब होल्ड करने का पर्पस क्या है कि ताकि इसका होमोजेनियस जितना थिकनेस है इस स्टील का, जो भी थिकनेस है, कुछ ऐसा स्टील का पार्ट है, ये पूरा स्टील का पार्ट में होमोजेनियस ऑस्टेनाइट चेंज हो जाए, मतलब इसका सारा फेज जो है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फेराइट रह जाए, यहाँ पर परलाइट रह जाए और बाकी यहाँ पर ऑस्टेनाइट हो जाए। होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन के लिए हाफ एन आवर होल्ड करते हैं। उसके बाद ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो गया स्टील अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड 800 डिग्री टेम्परेचर पर। अब इसको कूलिंग करते हैं टू गेट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कैसा प्रॉपर्टीज उसको देखते हैं। कूलिंग करने का दो तरीका हुआ, एक फास्ट कूलिंग कर सकते हैं, एक हो गया स्लो कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने का एक मीडियम रहेगा। तो कूलिंग का जो मीडियम रहता है, एयर में कूलिंग कर सकते हैं, क्लोज फर्नेस में कूलिंग कर सकते हैं, ऑयल में कूलिंग कर सकते हैं, वाटर में कूलिंग कर सकते हैं। तो खुद ये जस्ट थॉट करते हैं कि जब वाटर में हम किसी हॉट मटेरियल को डालते हैं तो ये तुरंत कूल हो जाता है, तो ये फास्ट कूलिंग होगा। जब वाटर में डालेंगे तो ऑयल में जब डालेंगे तो थोड़ा स्लो कूलिंग होगा। एयर में जब रखेंगे किसी मेटल पार्ट को, जो हीट है उसको एयर में डाल देते हैं, वो क्या होगा, धीरे धीरे कूलिंग होगा। फर्नेस में भी स्लो स्लो कूलिंग होगा। तो कूलिंग करने का तरीका क्या हुआ, एक फास्ट कूलिंग एक स्लो कूलिंग।
अब हम देखते हैं कि फास्ट कूलिंग जब करते हैं, फास्ट कूलिंग जब किए तो क्या माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त हुआ? मार्टेनसाइट प्लस ग्रेनाइट। जब स्लो कूलिंग किए तो मेरा जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो प्राप्त हुआ, फेराइट प्लस परलाइट। ठीक है, तो मार्टेनसाइट का जो नेचर होता है हार्ड होता है, बहुत वेरी हार्ड, एंड फेराइट का जो नेचर होता है सॉफ्ट होता है, और परलाइट का जो नेचर होता है मीडियम होता है। तो यदि इस स्टील में, ये इस स्टील के अंदर मेरा फेराइट प्लस परलाइट है, रूम टेम्परेचर पर इसको हार्ड करना है, मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त करना पड़ेगा इसमें। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 1148 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अराउंड हीट करना पड़ेगा। होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन इसमें चेंज करना पड़ेगा इसका माइक्रोस्ट्रक्चर। उसके बाद इसको फास्ट कूलिंग करना पड़ेगा। फास्ट कूलिंग किस में करना पड़ेगा? वाटर टाइप मीडियम में करना पड़ेगा, ताकि इसका कूलिंग फास्ट हो जाए, तो इसका मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो सेम स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर सॉफ्ट से हार्ड हम कर दिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा। तो हीट ट्रीटमेंट में यही होता है, जो मेरे प्रॉपर्टी मेरे को जो चाहिए, जैसे हार्ड माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए तो हम इसको हीट किया और फास्ट कूलिंग कर दिए। अब ये स्टील का पार्टिकल टुकड़ा है, इसका जो हार्डनेस है और रिड्यूस करना है, सॉफ्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे? ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर तक हीट किए, उसका स्लो कूलिंग करेंगे, ताकि मेरे को जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो चाहिए फेराइट प्लस परलाइट, और जितना हार्डनेस चाहिए वो मेरे को गेट हो जाए। तो यहाँ पर जो हीटिंग और कूलिंग जो कर रहे हैं, हीटिंग प्लस कूलिंग, इसका कुछ रेट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रेट से हम इसको हीट कर दिए, कुछ भी रेट से इसको कूल कर दिए। जैसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर रेट से इसको हीट किए। ठीक है, अब इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर से इसको कूलिंग की, तो कुछ इसका रेट होता है हीटिंग और कूलिंग करने का। ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा और क्या माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ऐसा होता है, हीटिंग एंड कूलिंग टू गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अब केस हार्डनिंग प्रोसेस और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है? अब ये मेरा एक स्टील का बार, रड, सॉलिड रड है। ठीक है, सॉलिड रड, स्टील बार, इसका डाया 200 mm। अब इसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है इसको हम लोग केस बोलते हैं, और जो अंदर का पोर्शन है इसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो केस का हार्डनेस 200 HRC चाहिए, और जो कोर का हार्डनेस 200 HRC केस का, और कोर का हार्डनेस हमको 50 HRC चाहिए। मतलब एक ही स्टील का टुकड़ा में दो हार्डनेस चाहिए, सरफेस पर कुछ अलग, कोर पर अलग। तो इसको जो है हम एक स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा अचीव करते हैं, उसको सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं और केस हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में क्या बोलते हैं, 50 mm का थिकनेस में हमको 200 HRC चाहिए, और यहाँ इधर हमको 50 HRC चाहिए। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा हम हीट करेंगे, स्पेशल हीट ट्रीटमेंट अरेंजमेंट, हीटिंग अरेंजमेंट से, ताकि इसका सरफेस में ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाए, बाकी इसका कोर में कुछ इफेक्ट नहीं हो। और फिर जब ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो गया तो इसको जब कूल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये हार्ड हो जाएगा, बाकी एजिटी रह जाएगा, फेराइट प्लस परलाइट रह जाएगा, क्योंकि ऑस्टेनाइजेशन में चेंज होगा तभी वो मार्टेनसाइट में चेंज होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस बोलते थे। स्पेशल हीटिंग अरेंजमेंट करते हैं वो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस हो गया। एक और प्रोसेस होता है इस तरह हीट ट्रीटमेंट करने का, जैसे इसका 20 mm थिकनेस, 100 mm का एक स्टील बार, इसका डाया, इसका हार्डनेस हमको 150 HRC चाहिए केस का, और कोर का, ये कोर है, कोर का चाहिए मेरे को 50 HRC। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका केमिकल कंपोजिशन जो सरफेस का है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देंगे, कार्बन को ऐड कर देंगे, नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे। तो जो कार्बन को ऐड हम लोग जो करते थे, कार्बन को ऐड कर देंगे, उसके बाद हीटिंग करेंगे, फिर कूलिंग करेंगे। तो कार्बन को हीट करने का प्रोसेस को कार्बोराइजिंग प्रोसेस बोलते थे, जो कि तीन तरह का हुआ, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग। तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस में क्या होता था कि जो फेराइट पेज है, फेराइट फेज 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.02% कार्बन ऐड करता था, और रूम टेम्परेचर पर 0.06% कार्बन को ऐड करता था, और कार्बोनाइजिंग प्रोसेस का बोल रहे हैं। और जो अस्नाइट फेज में ये चला गया, और 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अस्नाइट फेज में जब ये मेटल का पार्ट जब चला गया, तो ये कार्बन को ऐड जो कर रहा था 0.08%, 0.08% कार्बन को ऐड कर रहा था, और 1148 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्टील का पार्ट, मतलब ऐसा है, एक बात है, इसमें एक्टिव कार्बन को रख दिए, ये मेटल पार्ट को रख दिए,
तो ये फेराइक फेज जो है रूम टेम्परेचर पर 0.06% कार्बन को ऑब्जर्व कर लेगा। और जब इसका टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्टिव कार्बन ई मेटल पीस में 0.02% ऐड हो जाएगा। और जब इसका ई अस्नाइड फेज में जब चेंज हो जाएगा तो इसमें 0.8% कार्बन इसमें ऐड हो जाएगा। और 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी अस्नाइड फेज रहेगा तो ये इसमें जो है 2% कार्बन ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को अस्नाइड फेज में हम चेंज कर रहे थे मेटल पास को, जिसको उसको एक्टिव कार्बन में रख रहे थे। तो इसका जो सरफेस में जो है मेरा कार्बन परसेंटेज बढ़ जा रहा था। तो इसको जब फिर हीटिंग और कूलिंग कर रहे थे तो इसका हार्डनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा था। तो इसको कार्बोनाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोल रहे थे। आज हम लोग यहाँ पर अब फिर एक प्रोसेस और होता था, ये जो सरफेस है इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज को इंक्रीज कर देते थे। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज को इंक्रीज और नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर देते थे। ठीक है, तो उसको नाइट्राइटिंग प्रोसेस, क्रिस्टालिन प्रोसेस हम लोग देखे, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को ऐड करने से यहाँ पर हार्डनेस मेरा इंक्रीज हो रहा था। तो आज जो कार्बन नाइट्रोजन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को ऐड करते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों को इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद फिर इसको हीटिंग करते हैं और फिर कूलिंग करते हैं कार्बन नाइट्राइटिंग प्रोसेस में। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन ऐड करने के लिए तो हीटिंग तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरा कार्बन ऐड होगा और फिर नाइट्रोजन भी ऐड होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखें कि ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है। और केस हार्डनिंग प्रोसेस में नाइट्राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, कार्बन को सरफेस पे ऐड करते हैं, सरफेस का हार्डनेस चेंज करते हैं केस का, और कोर का हार्डनेस कुछ अलग रहता है। ठीक है, तो कार्बन नाइट्राइटिंग प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो कार्बन नाइट्राइटिंग प्रोसेस में क्या हुआ, कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों को सरफेस पर ऐड करना है, दोनों को सरफेस पर ऐड करना है। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में सिर्फ कार्बन को ऐड कर रहे थे, नाइट्राइटिंग प्रोसेस में सिर्फ नाइट्रोजन को ऐड कर रहे थे। और यहाँ पर हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए कार्बन नाइट्राइटिंग में कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों को ऐड करते हैं। तो कार्बन नाइट्राइटिंग इज ए प्रोसेस by which carbon and nitrogen are added to the surface of a steel. It is also known as गैस साइनाइडिंग और नाइट्रो कार्बोनाइजिंग। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को सरफेस पर ऐड कर रहे हैं और इस प्रोसेस को गैस साइनाइडिंग और नाइट्रो कार्बोनाइजिंग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड गैस साइनाइडिंग और नाइट्रो कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइट्राइजिंग इज ए modified gas carburizing process in which ammonia is added into gas carburizing atmosphere in order to add nitrogen to the carburized case. तो इसमें कार्बन नाइट्राइजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो कार्बोनाइजिंग अरेंजमेंट है उस गैस कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को इसमें यूज करेंगे, मतलब जो एक्टिव कार्बन को ऐड करने के लिए गैस का यूज करेंगे, मतलब गैस एटमॉस्फेयर का यूज करेंगे जिसमें एक्टिव कार्बन है, और उसमें जो है अमोनिया को इंजेक्ट कर देते हैं। तो गैस कार्बोनाइजिंग जिसमें एक्टिव कार्बन है उससे कार्बन ऐड हो जाएगा और अमोनिया जो है डिसोसिएट होकर के नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा सरफेस में। ठीक है, तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन इज टू इम्पार्ट ए हार्ड बियर रेसिस्टेंस केस मतलब सरफेस जनरली फ्रॉम 0.075 टू 0.75 mm डीप। मतलब ये मेरा ऐसा स्टील है तो इसका केस डेप्थ मतलब 0.075 टू 0.75, मतलब इसका थिकनेस मैक्सिमम केस डेप्थ तक 0.75 mm तक कार्बन और नाइट्रोजन को इसमें हम ऐड कर सकते हैं कार्बन नाइट्राइटिंग प्रोसेस में। एक कार्बन नाइट्राइटिक केस मतलब इसका सरफेस का डेप्थ, केस हैज बेटर हार्डनेबिलिटी देन ए कार्बोनाइज्ड केस। मतलब इसमें क्या हुआ, जो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा जो कार्बन ऐड करते हैं उसमें जो हार्डनेबिलिटी जो गेन होगा, और कार्बन नाइट्राइटिंग मतलब और नाइट्रोजन ऐड करने के बाद जो होगा तो इसमें जो होगा हार्डनेबिलिटी वो बेटर होगा। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। नाइट्रोजन ऐड करने का पर्पस क्या हुआ, हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। हार्डनेबिलिटी मतलब क्या हुआ, कोई भी मेटल दूसरे मेटल को काटने का कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उसको कट कर सकता है। कोई भी टूल दूसरे मेटल टूल पीस को काटता है, कटिंग करता है, तो मेटल टूल का हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कार्बोनाइजिंग और नाइट्रोजन दोनों, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों सरफेस पर ऐड करना है। तो कार्बन नाइट्राइटिंग एंड क्विंचिंग मतलब हुआ क्या हुआ, हीटिंग के बाद जो कूलिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड क्विंचिंग। कार्बन नाइट्राइटिंग एंड क्विंचिंग कैन प्रोड्यूस ए हायर केस डेप्थ एंड देन कार्बोनाइजिंग एट ए लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पर यहाँ पर हायर केस डेप्थ है, मतलब इसका डेप्थ तक इसको हार्डनेस को इंक्रीज करना। ठीक है,
तो कार्बन नाइट्राइटिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसका जो हार्डनेस डेप्थ है उसको इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं, जो कि कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में मतलब पॉसिबल नहीं है। नहीं तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड करने का पर्पस क्या है? हम सिर्फ कार्बोनाइजिंग करते और उसको हीटिंग कर देते, कूलिंग कर देते, मेरे को हार्डनेस प्राप्त हो जाता। इसमें फिर एडिशनल नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ रहा है। कार्बोनाइजिंग कर लिए, फिर उसमें एडिशनल नाइट्रोजन को भी ऐड कर रहे हैं। तो एडिशनल नाइट्रोजन ऐड करने का पर्पस कुछ होगा। तो उसका पर्पस क्या है? हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करना, उसका और जो केस मतलब जित और ज्यादा डेप्थ तक इसका हार्डनेस को इंक्रीज करना। तो कार्बन नाइट्राइटिंग इज carried out in the temperature range of 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कार्बन नाइट्राइटिंग प्रोसेस जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 700 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक कर सकते हैं। मतलब ये जो बात है जिसमें हम एक्टिव कार्बन को रखें और अमोनिया को रखें, तो इस बात का जो टेम्परेचर होगा 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। The higher the carbon attracting temperature, the less effective is the ammonia in the atmosphere। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर कार्बन अट्रैक्टिंग भाप का होगा, मतलब वो जो जिस टैंक में हम लोग कर रहे हैं, कुछ न कुछ फर्नेस होगा जिसमें एक्टिव कार्बन गैस को रखेंगे और अमोनिया को इंजेक्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर, उतना ज्यादा उसमें अमोनिया को मतलब अमोनिया जो है लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर फेवर इंक्रीज नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, मतलब टेम्परेचर थोड़ा लोअर ही रहेगा, अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रोजन को ऐड करने का उसमें फेवरेबल कंडीशन रहेगा। टाइम ऑफ कार्बोनाइट्राइडिंग कैन वेरी फ्रॉम 30 मिनट टू 6 आवर डिपेंडिंग अपॉन द केस डेप्थ रिक्वायर्ड। तो कार्बोनाइट्राइडिंग प्रोसेस जो है 30 मिनट टू 6 आवर तक मतलब हम लोग करते हैं। वो टाइम हावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा किस डेप्थ उसमें अचीव करना है। किस डेप्थ मतलब जितना ज्यादा डेप्थ तक इसमें कार्बन और नाइट्रोजन को ऐड करना है, जितना ज्यादा किस डेप्थ को अचीव करना है उतना ही ज्यादा इसको टाइम पीरियड तक इसको फर्नेस में हम लोग इसको कार्बन और नाइट्रोजन को ऐड करते रहेंगे। which can vary from 0.05 to 0.75 mm केस डेप्थ तक इसमें कार्बन और नाइट्रोजन को अचीव कर सकते हैं। आफ्टर कार्बन और नाइट्रोजन पार्ट्स कैन बी आइदर ऑयल क्विंस्ड, गैस क्विंस्ड टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तो जो कूल जो करते हैं हम लोग ऑयल में करेंगे या तो गैस में करेंगे, ठंडा गैस रहेगा। द कंपोजिशन ऑफ कार्बो द कंपोजिशन ऑफ ए कार्बोनाइट्राइडेड केस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टाइम, कार्बोनाइट्राइडिंग एटमॉस्फेयर एंड द कंपोजिशन ऑफ स्टील। तो ये जो इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो एडिशन हो रहा है उसका केस डेप्थ किस पर डिपेंड करेगा, मतलब कितना डेप्थ तक उसमें कार्बन और नाइट्रोजन ऐड हुआ है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा कार्बन उसमें एडिशन होगा। ठीक है, और फिर कार्बन ऐड हो गया, उसके बाद इसमें नाइट्रोजन को ऐड करना शुरू कर दिया, मतलब उसके बाद फिर कुछ टेम्परेचर को कम करेंगे, फिर नाइट्रोजन को इसमें करना शुरू कर देंगे। मतलब थोड़ा नाइट्रोजन ऑब्जर्व कितना ज्यादा होगा, जितना थोड़ा थोड़ा का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब हम 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको पहुंचा दिए इस फर्नेस का जिसमें एक्टिव कार्बन रखा हुआ है। उसके बाद 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जब पहुंचा इसमें कार्बन एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा कम किए, उसके बाद इसमें अमोनिया को डिफ्यूज कर दिए, फिर इसमें नाइट्रोजन भी ऐड हो गया। ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द केस डेप्थ एंड द corresponding हार्डनेस वैल्यू आर शोन इन बिलो फिगर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये ऐसा, ये मेरा सरफेस है, ये 0.75 मैक्सिमम तक इसमें हम लोग केस डेप्थ कार्बन और नाइट्रोजन को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस में। तो डिस्टेंस बिलो सरफेस मतलब इधर से इधर ले रहे हैं, तो सरफेस पर जो मेरा कार्बन परसेंटेज ये सरफेस है, मतलब ये जीरो, मतलब ये सरफेस हो गया। मैक्सिमम 0 पॉइंट मतलब वही 0.8 के आसपास हम कार्बन को ऐड कर सकते हैं, 0.9 के आसपास। और इसका सरफेस से हम 0.4 के आसपास हम लोग गए यहाँ पर, तो कार्बन कितना ऐड हुआ, 0.4 तक ऐड हुआ। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बता रहा है। और टेम्परेचर कितना हम रखे 840 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम 4 आवर्स के रेफरेंस में ये डायग्राम बना हुआ है। टेम्परेचर 840 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टाइम 4 आवर्स तक हम कार्बोनाइजिंग कर रहे हैं,
कार्बन नाइट्राइडिंग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितना ऐड होगा सरफेस पर, वही 0.6 के आसपास परसेंट के आसपास ऐड होगा। मतलब कार्बन मेरा 840 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर टाइम 4 आवर्स तक रख रहे हैं, तो सरफेस पर कितना मेरा कार्बन ऐड हो जाएगा 0.9, और नाइट्रोजन कितना ऐड होगा 0.6 के आसपास ऐड होगा। टेम्परेचर मेरा कितना है 840 और टाइम कितना है 4 आवर्स, 4 आवर्स तक इसको हम फर्नेस में रख करके कार्बन नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो सरफेस पर 0.6 के आसपास होगा। और जैसे जैसे डेप्थ इसका हम जाते हैं तो 0.4 mm के डेप्थ तक, मतलब इसका डेप्थ जो है 0.4 mm तक है, ठीक है। 0.4 mm में इसका जो नाइट्रोजन जो वैल्यू होगा 0.2 के पास पास होगा, 0.2% हो जाएगा। तो हार्डनेस कितना प्राप्त होगा, तो ऐसा देखते हैं इसका सरफेस पर कितना हार्डनेस होगा 840 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 आवर्स कार्बन नाइट्राइडिंग करने के बाद सरफेस पर हार्डनेस जो होगा 60 HRC प्राप्त हो जाएगा, और इसका 0.4 mm के इस डेप्थ पर कितना हार्डनेस प्राप्त होगा 30 HRC प्राप्त होगा, ठीक है, 30 HRC प्राप्त होगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि 840 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 आवर्स कार्बन नाइट्राइडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो कार्बन परसेंटेज सरफेस पर कितना प्राप्त हुआ, और उसका डेप्थ में 0.4 mm डेप्थ तक हम लोग यहाँ पर डायग्राम में हम लोग शो कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन कितना ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन कितना ऐड हो रहा है, और हार्डनेस कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये तीनों डायग्राम से मेरे को एक क्लियर हो गया। तो कार्बन फिगर क्या शो कर रहा है, कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ग्रेडियंट आफ्टर कार्बन नाइट्राइडिंग। ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ, वेरिएशन, मतलब सरफेस पर कुछ और है और फिर इसमें नीचे की ओर जा रहे हैं सरफेस से नीचे, तो उसका हार्डनेस कुछ अलग हो रहा है, कार्बन परसेंटेज कुछ अलग हो रहा है, नाइट्रोजन परसेंटेज कुछ अलग हो रहा है। मतलब कार्बन ग्रेडियंट, नाइट्रोजन ग्रेडियंट एंड हार्डनेस ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट मतलब वेरिएशन। तो माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द केस में कंसिस्ट ऑफ मार्टेनसाइट, कार्बाइड, नाइट्राइड्स एंड रिटेन ऑस्टेनाइड। तो इसको जब हम फिर हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें कार्बन ऐड हो जाए, नाइट्रोजन ऐड हो जाए, इस फर्नेस में रख करके एक्टिव कार्बन को इसमें डाल दे रहे हैं। एक्टिव कार्बन को डाल दिया, मेटल फिश को डाल दिया, जिसको जिसमें कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करना, नाइट्रोजन परसेंटेज इंक्रीज करना। इसके बाद इसको जब कार्बन और नाइट्रोजन मेरा ऐड हो गया 4 आवर्स के बाद, इसको बाहर निकाले, उसके बाद इसको कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के दौरान क्या होगा, जो ऑस्टेनाइड जो है पहले फास्ट कूलिंग किए तो मार्टेनसाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये करा माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द केस में कंसिस्ट ऑफ मार्टेनसाइट, मतलब आफ्टर कूलिंग, कूलिंग के बाद है मार्टेनसाइट, कार्बाइड, नाइट्राइड एंड रिटेन ऑस्टेनाइड। रिटेन ऑस्टेनाइड मतलब क्या हो गया, जो ऑस्टेनाइड में चेंज हुआ था, फास्ट कूलिंग किए तो सारा ऑस्टेनाइड जो है मार्टेनसाइट में चेंज नहीं होगा, कुछ कुछ ऑस्टेनाइड जो है ऑस्टेनाइड एजिट रह जाएगा, ठीक है, एजिट ऑस्टेनाइड हो जाएगा, रह जाएगा। तो प्लेन कार्बन स्टील एज वेल एज low alloy steels containing nickel, chromium, molybdenum, etc. with carbon contents up to 0.25% are commonly used for carbon natridining. तो क्या यहाँ पर लिख रहा है, प्लेन कार्बन स्टील एज वेल एज लो एलॉय स्टील containing nickel, chromium, molybdenum, etc. with carbon contents up to 0.25% are commonly used for carbon natridining. तो प्लेन कार्बन स्टील और लो लो एलॉय स्टील जिसमें निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम ऐड रहेगा, उसी को हम लोग कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.25% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा हम लोग स्टील लेते हैं जिसमें कार्बन परसेंटेज पहले से 2% हो। मतलब कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस में उसी स्टील को यूज करेंगे जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0 अप टू 0.25% तक ही हो, और उसमें जो एलॉय स्टील है, निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम कुछ सफिशिएंट मात्रा में उसमें हो, जितना मेरे को चाहिए। मेनी टाइम्स स्टील्स विथ ए कार्बन रेंज 0.35 to 0.5% are carbon nitrated to get a combination of a reasonable tough core and a hard, long wearing surface for certain typical parts such as shafts and transmission gear. तो कुछ ऐसा एक स्टील लेते हैं, जैसे हमको गियर बनाना है, शाफ्ट बनाना है, तो उस केस में हम लोग ऐसा स्टील को लेंगे जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.35 to 0.5% हो, और उसको हम लोग कार्बन नाइट्राइजिंग करेंगे, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन को ऐड करेंगे। समटाइम्स लो एलोय कंस्ट्रक्शनल
steels are heated for hardening in a carbonated atmosphere to get higher hardness and wear resistance at the surface for application like very heavy duty gears। यदि heavy duty gears को बनाना है तो उसमें लो एलो कंस्ट्रक्चरल स्टील को यूज करेंगे और उसमें कार्बन और नाइट्रोजन को कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस के द्वारा उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद कूलिंग करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन नाइट्राइडिंग आर मोर रिस्ट्रिक्टेड देन कार्बोनाइजिंग। ठीक है, तो कार्बोनाइजिंग का एप्लीकेशन का भी भाष होता है, जबकि कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब इसमें क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन को ऐड करना होता है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। कार्बन को भी ऐड करना है, नाइट्रोजन को ऐड करना है, दो रॉ मटेरियल को यूज करना है। मतलब कार्बन को ऐड करने के लिए एक्टिव कार्बन को यूज करेंगे, तो फिर नाइट्रोजन को ऐड करने के लिए अमोनिया को यूज करेंगे ताकि मेरा नाइट्रोजन उसमें ऐड हो। तो उसमें दो प्रोसेस होगा। तो इट इज अप्लाइड ओनली व्हेन केस डेप्थ अप टू 0.75 mm। हमको ये कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर केस डेप्थ 0.75, मतलब इसका यदि डाया मेरा 10 mm का है तो 0.75 डेप्थ तक हमको हार्डनेस को इंक्रीज करना है, हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो इस कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे। अदर नोटेबल प्रॉपर्टीज व्हिच कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोवाइड्स आर हायर। मतलब और क्या क्या प्रॉपर्टीज कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस करने के बाद होता है, तो हायर रेसिस्टेंस इसमें डेवलप होता है, रेसिस्टेंट टू सॉफ्टनिंग ड्यूरिंग टेम्परिंग, बेटर स्ट्रक्चर एंड हायर फैटिग एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो इसमें फैटिग प्रॉपर्टीज भी डेवलप होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को भी डेवलप होता है। जो कार्बन नाइट्राइडिंग जो मतलब कार्बन नाइट्राइडिंग जो प्रोडक्ट बना, तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, यदि इसमें अचानक से कुछ लोड गिराएंगे, यहाँ पर कुछ लोड है, ये मेरा कार्बन नाइट्राइडेट पार्ट्स है, जो कार्बन नाइट्राइडिंग जो हो गया है इसके ऊपर इम्पैक्ट लोड मतलब अचानक इसमें गिराएंगे, तो ये जो है ये सस्टेन करेगा। फैटिंग मतलब क्या होता है, फैटिंग मतलब सेम चीज होता है। अब जैसे क्रिप मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट है, ये स्टील का टुकड़ा है, अब दोनों तरफ से हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। चाहे एक स्टील का टुकड़ा है, इसमें हम एक 1000 न्यूटन का इसमें फोर्स डाल दिए, तो एक टाइम के बाद इसमें कुछ क्रिप डेवलप हो जाएगा। इसमें मतलब दरार टाइप का होता है ना, कुछ लोड का इफेक्ट पड़ेगा। मतलब क्रिप प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब लोड इस तरह का जिसमें मतलब बार बार लोड मार रहे हैं इसमें, मतलब इस पर लोड रख दिए तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है, डेट इज क्रिप। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, ये कार्बन अटैकिंग पार्ट है, इसमें हम लोड को बार बार गिरा रहे हैं, ठीक है, इस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टील का पार्ट है जिसको कार्बन अटैकिंग जिसको किए, उसको सस्टेन कर पा रहा है, उस सस्टेन करने का कैपेबिलिटी जो है बढ़ा देता है कार्बन अटैकिंग के बाद। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब कार्बन को जो ऐड कर रहे थे, तो कार्बन को जो ऐड कर रहे थे कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में, वो फेराइट फेज में कार्बन 7 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक फेराइट फेज में कितना कार्बन को ऐड कर पा रहा था, 0.02 0.02% ही कार्बन को ऐड कर पा रहा था, जबकि 0.02% कार्बन जो है सफिशिएंट नहीं है, हीट रेट मतलब हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इंक्रीज नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसका टेम्परेचर जिसको हम लोग को जिसके ऊपर सरफेस का कार्बन को ऐड करना है, तो हार्डनेस बढ़ाना है, उसको उसका टेम्परेचर और बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। स्नाइड फेज में कितना कार्बन परसेंटेज हो रहा था, 7 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जब ये स्नाइड फेज में कन्वर्ट हो गया तो 0.8% कार्बन ऐड हो जा रहा है, और 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2% कार्बन ऐड हो जा रहा था। ये कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को देखे, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस को देखे, नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस को यहाँ पर ब्रीफ किए, और डिटेल से कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। तो कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस में क्या देखे, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को हमको सरफेस पर बढ़ाना है ताकि जो मेरा हार्डनेबिलिटी है वो मेरा इंक्रीज हो जाए, जो जो प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग कार्बन नाइट्राइडिंग कर रहे हैं वो इनहेंस हो जाए। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को इसमें इंक्रीज करना है। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में क्या कर रहे थे, सिर्फ कार्बन को बढ़ा रहे थे। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में सिर्फ नाइट्रोजन को ऐड कर रहे थे ताकि नाइट्राइड सरफेस पर फॉर्मेशन हो जाए और सरफेस पर हार्ड हो जाए। कार्बन जितना मेरा सरफेस पर रहेगा उतना हार्ड हार्ड रहेगा, क्योंकि कार्बन का नेचर ही होता है हार्ड हार्ड होता है। थैंक यू।